तो शेखर जब लगभग 6 वर्ष का था, उसने निश्चय किया कि अब समय आ गया है कि वह एक पुस्तक लिखे और प्रसिद्धि प्राप्त करें। देखिए, 6 साल का शेखर कितना एम्बिशियस था। उसने देखा है कि उसके पिताजी पुस्तक लिखते हैं, तो उसने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि वो भी अपने आप को प्रूव करे। और पिछले एपिसोड में हमने देखा कैसे शेखर ने पुस्तक लिखा और सभी ने हंसकर उसे यूं ही टाल दिया। 2 साल बाद वो पुस्तक डस्टबिन में पड़ा था। तो उसके बाद करीब 6 मास बाद शेखर ने दूसरा प्रयास किया। अब की बार यह पद्य में था। वसंत के दिन थे। शेखर जम्मू में था। कश्मीर की सड़क भी बंद थी। धूप काफ़ी पड़ने लगी थी। फिर भी शेखर नंगे सिर और नंगे पैर बाहर फिर रहा था। कुछ ही देर बाद जब उसके पैर तप जाते थे, तब वह उस कमरे में भाग जाता था जहाँ कुछ ही देर में उसकी पढ़ाई शुरू होने वाली थी। जो कुछ मिनट उसके बाकी थे, उन्हें वह किसी प्रकार के शारीरिक उद्योग में बिताना चाहता था। तभी उसके भाई ने आकर सूचना दी कि मास्टर साहब आ गए हैं। मास्टर साहब जॉन गैस नामक एक अमेरिकन थे और शेखर उन्हें सदा मिस्टर गैस कहता था। आज यह देखकर कि मास्टर साहब के आने से उसके मनोरंजन में विघ्न पड़ा है, उसे मास्टर साहब पर क्रोध आया। आप तो जानते ही हैं, शेखर को इस प्रकार की शिक्षण व्यवस्था पसंद ही नहीं है। किसी के द्वारा पढ़ाए जाना बच्चे को पसंद ही नहीं है। कमरे की ओर जाते जाते उसको एक शरारत सूझी। दूसरे शब्दों में उसे कविता की दिव्य प्रेरणा प्राप्त हुई। जब से शेखर की पुस्तक का निरादर हुआ था, तब से उसके मन में वह अपमान और उपहास खल रहा था और उसका निश्चय था कि कभी अवसर पाकर वह किसी विराट काव्य चेष्टा से अपनी खोई हुई इज्जत दोबारा पाएगा। आज एकाएक उसे विचार हुआ कि वह अवसर आ गया है। उसने जाना कि वह कवि है। देखिए, उसके बाल शेखर के मन की अहम भावना इतनी थी। 6 साल की उम्र में ही उसने एक पुस्तक लिख डाली और जब उसकी पुस्तक का निरादर हुआ, किसी ने उसका आदर नहीं किया, तो उसके मन में अपमान भावना जाग उठी। 6 साल का बच्चा है, लेकिन उसके मन में ये भावना जाग गई कि अपने आप को प्रूव करना ही करना है। और अब उसे लगा कि उसके अंदर का कवि जाग उठा है। मास्टर के सामने पहुंचकर शेखर ने सीखे हुए तोते की तरह नम्रता से कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर गैस। गुड मॉर्निंग कहकर मास्टर साहब बैठ गए। शेखर, जिसकी धूप से चौंधियाई हुई आंखों के भीतर अंधेरा मालूम हो रहा था, धीरे धीरे टटोलकर स्टूल पर बैठा और बैठते ही बोला, मिस्टर गैस, मैंने आपके लिए एक कविता लिखी है। मिस्टर गैस ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, सुने तो। शेखर ने तत्काल कुछ गाती सी आवाज़ में कहा, माई टीचर्स नेम इज़ मिस्टर गैस, इफ़ जी इज़ गॉन देन ही इज़ एन एस। यानी कि मेरे गुरु का नाम मिस्टर गैस है, यदि जी हटा दिया जाए तो वे एस गधा हो जाएंगे। लगभग आध घंटे बाद घर से मील भर दूर एक मौलसिरी के बाग में बैठा हुआ शेखर अपने आरक्त गाल मल रहा था और संसार की न्यायहीनता को रो रहा था। अब देखिए, नेचुरली इस प्रकार की कविता लिख डाली तो नेचुरली उसे उसके पिता से मार पड़ी और वो अपने आरक्त गाल मल रहा था। कहाँ बैठकर? घर से मील भर दूर एक बाग में। और वो इस संसार की न्यायहीनता को रो रहा था। पिता से पिटता हुआ वह यहाँ तक भागता आया था और जब वे पीट कर लौट गए थे, तब यहीं बैठकर सोचने लगा था। देखिए, पिताजी ने उसे इतना पीटा कि मार मिलते मिलते वो यहाँ तक भाग आया। पिताजी वापस चले गए, वो यहीं बैठकर इस संसार की न्यायहीनता पर विचार कर रहा था। विवश क्रोध के बाद जब उसे याद आता था कि वह कहाँ है, तब वह एक आधा फूल तोड़कर सूंघने लगता था और फिर विचार में डूब जाता था। देखिए, दूसरे बच्चों की तरह बिल्कुल नहीं था। मार खाने पर ये नहीं कि पिताजी से जाके क्षमा मांगो या फिर मास्टर से क्षमा मांगे, वो तो बस यही सोच रहा था कि उसने ठीक किया, समाज ही अन्याय कर रहा है। भाई और बहन, भाई बहन होकर भी बहुत देर तक अपरिचित रह सकते हैं, बल्कि जीवन भर अजनबी रह सकते हैं। शेखर ने भी अपनी बहन को बहन की तरह
लगभग 6 वर्ष की आयु में जाना था, और वह भी तब जब उसकी एक और शिशु सखी ने उसे सिखाया था कि बहिनापा होता क्या है। वह सखी थी शशि। अब देखिए एक और कैरेक्टर उपन्यास में आ रहा है, वो है शशि। वो एक उसके बारे में भी बताएंगे। इससे पहले वो कहता है कि देखिए उसकी बहन और उसके बीच भाई बहन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनापा पैदा हो। उसके जीवन में भाई बहन एक साथ रह रहे थे, लेकिन 6 वर्ष की आयु में ही उसने ये पहचाना कि उसे अपनी बहन से कितना प्यार है। शेखर ने शशि को पहले पहल तब देखा था जब उसकी आयु कोई 4 वर्ष की थी और शशि की 3 से कुछ अधिक। शशि की माँ विद्यावती शेखर की माँ की बहन लगती थी और इसी नाते अपनी लड़की के साथ उनसे मिलने आई थी और उनके पास ठहरी थी। तो ये जो शशि थी वो उसकी कसिन सिस्टर थी। शशि की माँ विद्यावती और शेखर की माँ बहनें थी। तो इसी सिलसिले में विद्यावती अपनी बेटी शशि को लेकर शेखर के घर आई हुई थी। जिस समय वे पहले पहल आई उस समय शेखर सोया हुआ था। सवेरे उठकर उसने देखा उसकी खाट से कुछ ही दूरी पर एक दूसरी खाट पर एक लड़की बैठी है और जिज्ञासा भरी आंखों से उसकी ओर देख रही है। तभी उसकी माँ ने आकर कहा, शेखर यह तुम्हारी बहन है। शेखर ने नहीं माना, यद्यपि वह कुछ बोला नहीं। भला यह भी कोई बात है कि कोई कह दे यह तुम्हारी बहन है और वह बहन बन जाए। यह सरस्वती है, वह शेखर की बहन है। देखिए उसकी अपनी बहन जो है सरस्वती है, वो तो वो जानता है कि एक ही साथ पले बड़े हुए हैं, तो वो उसकी बहन है। लेकिन अचानक किसी लड़की को दिखाकर अगर माँ कह देती है कि ये तुम्हारी बहन है, तो ऐसे थोड़ी बहन हो जाता है। जब से वह जानता है तब से उस घर में रहती है। कौन? सरस्वती। उसके साथ खेलती है, पिता से डांट खाती है और गुस्से में आकर उसे पीटती है। तो ये हुई ना बहन। बहन का डेफिनेशन क्या होता है? जो आपके साथ खेले, जो आपके साथ ही आपके घर में रहे बचपन से, जो पिताजी का डांट भी खाए, जो गुस्से में आकर आपको पीटे, यही तो होती है बहन। और यह शेखर ने मन में अपने को शशि से मार खाते हुए कल्पना करने की चेष्टा की और फौरन मन ही मन बोला, उसका मन मानने को ही तैयार नहीं था कि ये लड़की उसकी बहन है। और उसने जान लिया कि कोई लाख कहे शशि शशि है, उसकी बहन नहीं। थोड़ी देर बाद शेखर की माँ ने कहा, आओ तुम दोनों नहाओ, और उन्हें स्नानागार में ले जाकर बिठा दिया। तो शेखर उस समय 4 साल का था, शशि करीब 3 साल की थी। शेखर का नहाने का ढंग यह है कि स्नानागार में पानी बहने के लिए जो नली है उसे कपड़े से बंद कर देता, और जब दहलीज तक पानी भर जाता है तब उसमें उछल कूद करता है। आज भी उसने इसी प्रकार पानी भरना आरंभ किया। तो ये कैसे नहाता था? ऐसा नहीं है कि बकेट में पानी डाला और मग लेकर नहा लिया। वो जो होल होता है ना जहाँ से पानी जाता है, वो बंद कर देता है पहले कपड़े से, और टैप खोल देता है तो पूरा बाथरूम पानी से भर जाता है। उसके बाद उस पानी में उछल कूद करता है। तो आज भी उसने उसी प्रकार करना आरंभ किया। अब शशि इस घर में नहीं थी। वो एक कोने में खड़ी उसे देखने लगी। शेखर ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया। पानी भर गया, शेखर नहाने लगा, शशि फिर भी वहीं खड़ी रही। तभी शेखर की माँ फिर आई और शशि को एक छोटा सा पीतल का लोटा देते हुए बोली, ले तू इससे नहा, और चली गई। अब थोड़ी देर बाद शेखर की माँ आई। उसने शशि को एक छोटा सा पीतल का लोटा दिया मग के बदले और कहा कि ले तू इससे नहा। वो तो चली गई। शशि जब अपने छोटे छोटे हाथों में लोटा थाम कर नल से भरने लगी पानी, तब शेखर उसके पास आकर रुष्ट स्वर में बोला, यह लोटा मेरा है। शशि अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलकर उसकी ओर देखने लगी। न बोली न हिली, पानी भरती रही। शेखर ने और आगे बढ़कर कहा, मेरा है, दे दो। शशि ने कुछ पीछे हटते हुए कहा, नहीं मैं नहाऊंगी। दो कहकर शेखर उस पर झपटा, लोटा छीन लिया और बात की बात में शशि के माथे पर दे मारा। शशि चिल्लाई, माँ, और रोने लगी। शशि की माँ ने आकर देखा और सब समझ गई। शेखर से बोली, तुमने मारा है? शेखर ने शशि के माथे से खून बहता देखकर झट लोटा भूमि पर रख दिया। सहमा खड़ा रहा। शेखर की माँ भी हाथ में एक सोटा लिए दौड़ी आई और शशि से बोली, इसने मारा है ना?
पता नहीं शेखर का मुंह देखकर या सोटा देखकर या किसी और कारण से शशि ने लोटे की ओर इशारा करते हुए कहा, लोटा लग गया। कैसे? शेखर ने मारा? आप ही लग गया, कहकर वह फिर रोने लगी। शेखर की माँ शेखर को डंडा दिखाकर घूरती हुई चली गई। विद्यावती ने एक बार शशि की ओर देखा, फिर धीरे धीरे शशि का माथा धोने लगी। शेखर और नहाया नहीं, चुपचाप कपड़े पहने, फिर क्षण भर खड़ा रहा, फिर शशि की ओर देखते हुए झपट कर लोटा उठाकर बाहर चला गया। उसके बाद वह शशि से बोला नहीं, पर जब वे खाना खाने बैठे तब उसने चुपचाप अपने लोटे में पानी भरा और उसे शशि की थाली के पास रख दिया, फिर स्वयं खाने लगा। जब शशि ने बिना उसकी ओर देखे ही लोटा उठाकर उसमें से पानी पी लिया, तब शेखर को लगा उसने संसार के सब लोटों से बढ़कर एक चीज़ पा ली है। उसी शाम को शशि चली गई और शेखर ने फिर 10 वर्ष तक उसे नहीं देखा। अब देखिए, पहली बार शशि से मुलाकात हुई और वो उसे बहन मानने को तैयार नहीं था, यहाँ तक कि उसके सिर पर चोट भी पहुँचाई। लेकिन आश्चर्य की बात थी कि जब शेखर की माँ उसे मारने के लिए डंडा लेकर आई, शशि ने एकदम से कह दिया कि शेखर ने नहीं बल्कि खुद लोटे से उसे चोट पहुंची है। तब शेखर को मालूम हुआ कि ये जो बहनापा क्या होता है। किसी की पिटाई करवाने में बहनापा नहीं होता, किसी का बचाव करने में भी प्यार होता है, बहनापा होता है। ये शशि ने पहली बार उसे सिखाया। शेखर की बहन का नाम था सरस्वती। वह शेखर से 5 वर्ष बड़ी थी। अब ये आपको ध्यान रखना है, सरस्वती जो थी उसकी अपनी बहन थी जो उससे 5 साल बड़ी थी। उसके बाद शेखर से 2 बड़े भाई थे, ईश्वर दत्त और प्रभुदत्त। शेखर का जन्म नाम तो बुद्धदेव ही रखा गया था, पर विद्यावती ने उसे देखते ही जाने क्या सोचकर उसकी माँ से कहा था, बहन इसका नाम चंद्रशेखर रखो। औरों के विरोध करने पर भी वह उसे बराबर शेखर ही कहती थी और उसके इस आग्रह से धीरे धीरे सभी ऐसा करने लग गए थे। तो सरस्वती और शेखर साथ खेलते थे, लेकिन उनके खेल में उनके साथ की अपेक्षा सरस्वती के हाथ और शेखर के गालों का साथ अधिक रहता था। और जब से शेखर के पिता ने सरस्वती को आज्ञा दी थी कि वह शेखर को पढ़ाया करे, तब से तो शेखर ने समझ लिया था कि बहन उस जंतु का नाम है जो खेल में झगड़ा करे, अपनी गलती होने पर भी पीट डाले, तंग करे, सीधे अक्षर पढ़ाकर संयुक्ताक्षर पढ़ाए, न पढ़ने पर पिता से कहे और कभी किसी बात में विरोध होने पर माँ से यह फतवा प्राप्त कर ले कि वह बड़ी है, इसलिए शेखर को उसका कहना मानना चाहिए। अब 5 साल का डिफरेंस था सरस्वती और शेखर में, तो दोनों में हमेशा लड़ाई होती रहती थी और सरस्वती का हाथ हमेशा शेखर के गालों पर पड़ता था, यानी कि हमेशा शेखर को मार मिलता था। तब शेखर ने यह पहचाना कि बहन का डेफिनेशन क्या है। वो जंतु है जो खेल में हमेशा झगड़ा करे, जो हमेशा उसे तंग करे, हमेशा उसे पीटे, पढ़ाने बैठे तो भी पीटे। जब वे कश्मीर गए तब शेखर को इस बात में बड़ा मज़ा आता था कि कभी वर्षा के दिनों में वह रात में चुपचाप खिड़की खोल दे ताकि खिड़की के पास सोई हुई सरस्वती भीग जाए। अब बहन के प्रति, सरस्वती के प्रति उसे इतना गुस्सा था कि जब वो कश्मीर, उनके पिता का ट्रांसफ़र हुआ, वे कश्मीर गए, तो वो क्या करता था अक्सर खिड़की खोल देता था, क्योंकि खिड़की के पास ही सरस्वती सोती थी और जब वर्षा होती थी तो खिड़की खुली होगी तो नेचुरली सरस्वती भीग जाती थी। क्योंकि शेखर ने आग्रह किया था कि खिड़की के पास वह सोएगा, क्योंकि वहाँ से उसे चांद दिखता था, पर माँ की आज्ञा हुई कि वह नहीं सो सकता, उसे ठंड लग जाएगी क्योंकि वह छोटा है। अब इसका गुस्सा भी उसके मन में था। वो खिड़की के पास वाला बेड चाहता था ताकि वो खिड़की में लेटकर ही चांद को देखे, लेकिन माँ ने अलाउ नहीं किया। लेकिन वहाँ कश्मीर में उन्हीं वर्षा के दिनों में एक दिन सरस्वती, उसके मन में एकाएक सरस्वती से बहन और बहन से सरस हो गई थी। यद्यपि इस अंतिम अंतरंग नाम का उसने कभी उच्चारण नहीं किया, इसे मन में ही छिपा रखा। अब देखिए, सरस्वती उससे 5 साल बड़ी थी, हमेशा उसको डांटती थी, हमेशा मारती थी,
लेकिन फिर भी एक बार यूँ हुआ कि कश्मीर में जब वो रह रहे थे, सरस्वती उसके लिए बहुत प्रिय बहन बन गई। वो एपिसोड वो यहाँ बताते हैं। 8 दिन से लगातार वर्षा हो रही थी। झेलम नदी का मधुर कल कल शब्द बढ़ता हुआ अब एक अनवरत गंभीर घोष हो गया था। शेखर के पिता ने घर का सब कीमती सामान उठवाकर बंगले की ऊपरी मंजिल में मंगा लिया था। सब लोग वहीं रहते थे और पिता प्रायः खिड़की के पास बैठे चिंतित आँखों से बाहर देखते रहते थे। मुंह में सिगार पड़ा रहता था। कभी कभी जब उसका ध्यान आ जाता तब एक आध सूटा लगाकर वे फिर किसी चिंता में लीन हो जाते थे। अब देखिए 8 दिनों से कश्मीर में वर्षा हो रही थी। झेलम नदी जो है बहुत ही बढ़ रही थी, यानी कि बाढ़ की संभावना आ रही थी। तो पिताजी ने क्या किया, जो भी कीमती सामान निचले मंजिल में था उसे ऊपरी मंजिल में मंगा लिया था और सब लोग ऊपर की मंजिल में ही रहते थे। इनका जो बंगला था नदी के किनारे एक बाग के बीचों बीच में था, जो कि चारों ओर 10 फीट ऊंची मिट्टी की भीत से घिरा हुआ था। भीतर प्रवेश करने के लिए चारों भीतों के बीचों बीच दीवार के दोनों ओर सीढ़ियां बनी हुई थी। दीवार नीचे से 12-13 फीट चौड़ी थी, ऊपर बिल्कुल पतली। बाहर नदी का पानी बढ़ता हुआ भूमि से समतल हो गया था और अब सब और फैलने लगा था। धीरे धीरे दीवार के भीतर की भूमि से ऊंचा बढ़ता जा रहा था। भीतर बंगले में फूलों को लांघते हुए मानो स्वच्छंदता से उन्मत्त उत्क्रुद्ध पानी का घोष साफ सुन पड़ रहा था। बंगले के भीतर एक खींची हुई प्रतीक्षा थी। शेखर स्थिर दृष्टि से पिता की ओर देखता हुआ सोच रहा था कि वे क्यों इतनी स्थिर, पलकहीन, चिंतित दृष्टि से नदी वाली दीवार की ओर को देख रहे हैं और समझ नहीं रहा है। न उसे यही समझ आ रहा था कि माँ क्यों आंसू भरी आंखों से कभी उसकी ओर, कभी उसके भाइयों की ओर और कभी सरस्वती की ओर देख रही है। लेकिन कुछ न समझते हुए भी वह विद्युतमय वातावरण मानो उसे भी लील गया था। वह भी किसी अकथ आकारहीन चिंता से सबकी ओर देख रहा था। अब जब बाढ़ आने की संभावना है, फ्लड की संभावना है, तो नेचुरली घर के जो बड़े होते हैं काफ़ी चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो भोजन वगैरह, दुकान वगैरह जाना मुश्किल हो जाता है, बाज़ार जाना मुश्किल हो जाता है, सभी चीज़ों की कमी पड़ जाती है। तो वो चिंता की रेखाएं माता पिता के चेहरे पर साफ झलक रही थी। लेकिन बच्चा ये समझ नहीं पा रहा था ये लोग पानी को बढ़ते देखकर इतना चिंतित क्यों हो रहे हैं। एकाएक उसने देखा उसकी बहन के मुख पर किसी भीतरी क्रिया की छाया स्पष्ट भासित होती थी। वह धीरे धीरे सरक कर उसके पास पहुंचा और दबे स्वर में बोला, क्या है? सरस्वती ने उसे उंगली के साथ आने का इशारा किया और दबे पांव सीढ़ियों की ओर बढ़ी। दोनों चुपचाप नीचे उतर गए। किसी ने उन्हें देखा नहीं। तो बाढ़ की संभावना थी, पानी के बढ़ने की संभावना थी, इसलिए सब लोग पहले वाले मंजिल में थे बंगला के। लेकिन अचानक उसने देखा सरस्वती कुछ सोच रही है, कुछ प्लान बना रही है और सरस्वती ने उसे उंगली से इशारा किया कि चल नीचे आ। तो दबे पांव दोनों नीचे आए। बड़ों को पता नहीं चला। नीचे पहुंचते ही शेखर ने पूछा, क्या है? सरस्वती ने तीखे स्वर में कहा, चूहों की बिलें। देखिए, चूहों की जो बिल है उसके बारे में सरस्वती सूचित करती है। चूहों की बिलें क्या? मैं नहीं समझा। मूर्ख होना, वह पानी बाहर बढ़ रहा है, अभी बिलों में से भीतर आने लगेगा, तब उन्हें बंद करना है। अब देखिए, चूहे के जो बिल हैं उसमें से अंदर को पानी आ सकता है, इसलिए उन बिलों को बंद करना ज़रूरी है। शेखर समझ गया। अब दोनों सबसे निकट की दीवार पर पहुँचे और कीच से बिलों के मुंह बंद करने लगे। कभी कभी वे साथ ही अपने प्रिय आयरिस के पौधे भी खींच लेते और उन्हें भी बिलों में ठूंस कर कीचड़ से दबा देते। एक बार शेखर ने सिर उठाकर सरस्वती की ओर देखा। वह उस समय एक आयरिस का पौधा लिए अनिश्चित सी खड़ी थी। क्षण ही भर में पौधे में से उसका एकमात्र बड़ा सा सुंदर फूल तोड़कर अपनी चोटी में खोंस लिया और फिर पौधे को बिल में दबा दिया। शेखर को यह बात अजीब सी लगी।
कि यह विचित्र लड़की चीज़ भी वही बात सोच सकती थी जो वह स्वयं सोच रहा था। पर क्षण भर में वह यह बात भूलकर फिर काम में जुट गया। उसके और सरस्वती के भी मन में यह स्पष्ट था कि वे तभी तक अपना काम कर सकेंगे जब तक भीतर उनकी अनुपस्थिति का पता नहीं लगेगा। वे यह भी अनुभव कर रहे थे कि कुछ ही देर में कुछ होने वाला है, पता नहीं क्या, और पिता कभी उन्हें बाहर नहीं रहने देंगे, और इसलिए वे अत्यंत शीघ्रता से काम कर रहे थे। किसी आसन्न विपत्ति के डर से नहीं, भीतर बुला लिए जाने के डर से। अब उनको पता था कि पिताजी को जैसे ही पता चलेगा कि ये दो बच्चे वहाँ से गायब हैं ऊपर ही मंजिल से, झट से पिताजी बुलाएंगे। उनकी कमर दुखने लगी थी, पर काम अभी उतना ही पड़ा था। वे एक बिल बंद नहीं कर पाए होते कि दूसरी फूट पड़ती थी और निरंतर बढ़ती जाती थी। पानी का फव्वारा सा भीतर छूट पड़ता था। इन फव्वारों की ऊंचाई से शेखर ने अनुमान किया कि बाहर पानी भीतर की भूमि से 4 फीट ऊंचा बढ़ गया है। अभी एक प्रश्न उसके मन में नहीं आया था कि जब वह दीवार के समतल हो जाएगा तब क्या होगा। तभी पानी की गर्जन के ऊपर उन्होंने पिता की पुकार सुनी, जिसमें एक नया अपरिचित स्वर था। वे रुककर एक दूसरे की ओर देखने लगे। सहसा यह निश्चय नहीं कर पाए कि भीतर जाए या अपना काम जारी रखे। उनके निश्चय करने से पहले ही एक झड़प हुआ, मानो पानी में कुछ गिरा हो। उन्होंने देखा कुछ एक उखड़े हुए आयरिस और दीवार में फटी हुई एक दरार में से भीतर गहराता हुआ मैला प्यासा पानी। निश्चय हो गया, वे दोनों साथ साथ भीतर भागे। अभी वे द्वार तक पहुँचे भी नहीं थे कि पानी का गर्जन असह्य हो गया और उन्होंने पाया कि वे घुटने घुटने पानी में दौड़ रहे हैं। आखिर द्वार, वहाँ पिता खड़े थे, जिनके मुख की ओर एक बार देखकर वे भीतर चले गए। उनके मुख पर वह था जो 2 बार नहीं दिखता, न किसी को दिखे। क्षण भर बाद सब लोग ऊपर की मंजिल में इकट्ठे हो गए थे। कुछ मिनट में निचली मंजिल में पानी भर गया। पानी अपने साधारण तल से 25 फीट बढ़ आया था। उस समय तो इतना ही, लेकिन उसके बाद बार बार शेखर को उस क्षण का ध्यान आने लगा जब पिता की पुकार सुनकर उसकी और सरस्वती की आंखें मिली थी, जब दीवार टूट गई थी, जब किसी मूक समझौते में दोनों साथ साथ घर की ओर दौड़े थे, क्योंकि वास्तव में वह एक ही क्षण था, काल की गति का एक अविभाज्य टुकड़ा, अनुभूति का एक ही झोंका, हृदय का एक ही स्पंदन। और उसे लगने लगा कि सरस्वती ने उसे कुछ कहा था, कुछ बताया था, कुछ सिखाया था। क्या? अब देखिए, सरस्वती उससे 5 साल बड़ी थी, हमेशा उसे डांटती थी, मारती थी, उसे वो एक जंतु के समान लगती थी। लेकिन उस दिन के बाद उसे लगा सरस्वती उसकी एक मित्र है। उन दोनों ने उन चूहे के बिलों को बंद करने की कोशिश की, और जब बाढ़ बढ़ गया, पानी आने लगा, तो दोनों ऐसे भागे। तो उस समय पहली बार उसे लगा कि सरस्वती उसकी एक फ्रेंड है, उसके जैसे ही सोचने वाली एक दोस्त है। इतना तो उसे याद है। फिर कब वह सरस्वती नहीं रही, बहन हो गई, कब उसे शेखर ने सरस नाम देकर उसे प्यार से अपने मन में दोहराया, यह उसे याद नहीं। शांत निश्चल झील पर एक शिकारा धीरे धीरे चला जा रहा है। झील इतनी शांत है कि जान पड़ता है कि शिकारा भी वहीं खड़ी ही है। उसकी गति का कोई प्रमाण नहीं दिख पड़ता। शेखर और उसके भाई स्वप्नों के द्वीप की सैर करने जा रहे हैं। वहां पहुंचकर शेखर के भाइयों ने स्नान करने का प्रस्ताव किया, जो उसी क्षण पास हो गया, क्योंकि शेखर को तो वोट का अधिकार ही नहीं था। तीनों भाइयों ने कपड़े उतारे और पानी में घुस गए। अब देखिए, भाई सरस्वती उसकी बहन के साथ जो एपिसोड है उसका वर्णन करता है शेखर, और अब देखिए उसके भाइयों के साथ एक एपिसोड हुआ। उसके जो 2 भाई हैं, भाइयों का नाम क्या है? ईश्वरदत्त और प्रभुदत्त। तो दोनों कहाँ गए थे? ये तीनों सैर के लिए, स्वप्नों के द्वीप की सैर के लिए गए थे। और वहाँ क्या था? झील काफ़ी शांत थी, उसकी गति बिल्कुल भी नहीं थी। तो शेखर के भाइयों ने कहा कि स्नान करना है, और उनका जो प्रस्ताव था तुरंत स्वीकार कर लिया गया, क्योंकि वो लोग बड़े थे। तीनों भाइयों ने कपड़े उतारे और पानी में घुस गए। ईश्वर और प्रभुदत्त तैरने लगे। शेखर
शेखर तैरना नहीं जानता था। मुग्ध नेत्रों से दोनों भाइयों की ओर देखने लगा। कितनी भली थी पानी को चीरती हुई उनकी भुजाओं की गति। कैसा असह्य आकर्षक था उनका पंख युक्त कांपते हुए बाण की तरह अग्रसरण। शेखर की मुग्धता उस दर्जे तक पहुंच गई जब उसकी क्रियाओं पर से उसका नियंत्रण हट गया, जब वह हृदय में इतना तन्मय हो गया कि उसका अनुकरण एक अनैच्छिक क्रिया हो गई। अब देखिए, शेखर तैरना नहीं जानता था। उसके भाई ईश्वरदत्त और प्रभुदत्त तैरने लगे और उनकी तैरने की जो क्रिया है उसे देख देख कर बालक शेखर के मन में ऐसी इच्छा हुई तैरने की। वो तैरना नहीं जानता था, फिर भी वो आगे कूद पड़ा। उसके हाथ भी उसी तरह चलने लगे जैसे वह भाइयों के हाथ चलते देख रहा था। पर क्षण ही भर में वह डूबा, बड़ी चेष्टा से उझक कर बाहर आया, किंतु सांस लेने से पहले ही फिर बैठ गया। उसके हाथ अभी तक उस मुग्ध अनुकरण में चलते ही जा रहे थे। उसने देखा प्रगाढ़ नीलिमा का एक सुंदर स्वप्न, फिर उसे लगा वह बड़ा प्यासा है, फिर दम घुटने लगा, फिर शून्य। जब उसे होश आया तब वह औंधा लेटा हुआ था और भाई उसकी पीठ दबा रहे थे। आसपास वे मांझी खड़े हुए थे जिन्होंने उसे खींचकर बाहर निकाला था। अब देखिए, इसने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की, तैरना नहीं जानता था फिर भी पानी में कूद पड़ा और लोगों ने उसे बचाया और वो वहाँ पड़ा था औंधा। पिता डांट रहे थे, क्या बेवकूफ़ी सूझी थी, तैरना नहीं जानते तो अकड़ क्यों दिखाई थी, भाइयों का कहना माना होता। अब देखिए, पिताजी गुस्सा कर रहे थे। भाइयों ने कहानी कही थी इसलिए भाइयों का कहना भी भाइयों ने कहा था, पर शेखर ने यह बात नहीं कही, चुपचाप पिता की ओर देखता रहा। पिता ने फिर कहा, देखते क्या हो, शर्म तो नहीं आती, अगर डूब जाते तो। अब पिताजी काफ़ी चिंतित हो गए थे, ये लड़का क्या कर बैठता है, तैरना नहीं जानता, भाइयों का कहना नहीं मानता, पानी में कूद पड़ता है। पिताजी ने पूछा, शर्म नहीं आती, अगर डूब जाते तो। शेखर को नहीं लगा कि डूबने से बच जाने पर शर्म आनी चाहिए, न यही कि डूबना कोई बड़ी भयंकर बात होती। मृत्यु का डर वास्तव में बड़ों की चीज़ है। अब देखिए, ये एक शेखर के मन में बैठ जाता है कि जो मृत्यु का डर है वो बड़ों की बात है, छोटे बच्चे मृत्यु से नहीं डरते। लेकिन उसके कुछ दिन बाद जब तीनों भाई पड़ोस के कुछ लड़कों के साथ खेल रहे थे, तब शेखर ने देखा कि उसके बचने की बात सुनकर सभी बड़े प्रभावित हुए हैं। इससे उसको कुछ अभिमान सा हुआ। वह उन सबसे छोटा होने के कारण कुछ दबता था। अब अवसर पाकर उन पर रौब डालने का लोभ नहीं छोड़ सका। बोला, अरे अभी हुआ क्या है, अभी तो मैं फिर किसी दिन यह करूँगा, डूब कर देखूँगा, मरना क्या होता है, मैं ज़रूर किसी दिन ऐसे ही मरूँगा। देखिए, छोटा सा लड़का है, वो अपने पड़ोस के बच्चों से क्या कहता है, अरे अभी क्या है, मैं तो फिर किसी दिन यही करूँगा। क्या करेगा, मैं पानी में डूबूँगा, डूब कर देखूँगा, मरना क्या होता है, मैं ज़रूर किसी दिन ऐसे ही मरूँगा। लड़के एकाएक सहम कर उसकी ओर देखने लगे, फिर चुपचाप चले गए। पिता की बात ने जो नहीं किया था वह इस बात ने किया। शेखर गंभीर होकर सोचने लगा, क्या सचमुच मृत्यु डरने की चीज़ है। अब जब इसने ये कहा, पहले तो इसने ये कहा कि मृत्यु का डर बड़ों की चीज़ है, लेकिन जब इसने अपने पड़ोसी बालकों से कहा कि मैं एक दिन डूब कर ही मरूंगा, तो वो लड़के एकाएक सहम कर उसकी ओर देखने लगे, चुपचाप चले गए डर कर। तब उसे लगा कि क्या सचमुच मृत्यु डरने की चीज़ है। इसी विचार की कोई अज्ञात छाया थी जिससे दबकर शेखर ने एक दिन माँ से पूछा, माँ तुम कब मरोगी। देखिए, लड़का माँ से पूछता है, तुम कब मरोगी। माँ एक बोतल हाथ में लिए सीढ़ियाँ उतर रही थी और जब यह प्रश्न हुआ, उसके हाथ से बोतल छूटकर गिर पड़ी। उसने अचकचाए से स्वर में कहा, क्या। बोतल गिरने की आवाज़ सुनकर पिता भी आए। बात सुनकर क्षण भर वह भी सहमे रहे। फिर तड़ातड़ 3-4 थप्पड़ उन्होंने शेखर के जमा दिए, फिर माँ को साथ लेकर ऊपर कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद शेखर ने खिड़की में से झांक कर देखा, वे दोनों चुपचाप अत्यंत गंभीर बैठे हुए थे और कहीं देख नहीं रहे थे, एक दूसरे की ओर भी नहीं,
यद्यपि आंखें स्थिर थी। अब देखिए, अब इसे लगा माँ तुम कब मरोगे ऐसा पूछने पर पिताजी ने उसे मारा। दोनों अंदर एक कमरे में बैठकर काफ़ी सहमे हुए बैठे हैं, चिंतित बैठे हैं। तब उसे लगता है कि ये मृत्यु इतनी भयानक चीज़ है क्या। और उसने फिर अधिक गंभीर, अधिक स्निग्ध स्वर में पूछा, क्या मृत्यु इतनी भयानक है। तो जुड़े रहिए, अगले एपिसोड में हम देखेंगे बाल शेखर के मन में किस किस के प्रति जिज्ञासा जागृत होती है।